तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। अब देखो, ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC है, ये पहले तो मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, फिर मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा जो कि हम लैब में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली पहले आपके बुक में डेरिवेशन दिया है, डन है, और इसमें जो लैब में जो हम करते हैं वो हम इसके इसी के एंडिंग में देख लेंगे। अब बेसिकली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को निकालने का दो तरीका है, बराबर। और रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू होता है ना, यही होता है इफेक्टिव वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, डन, तो मेरे घर पे AC कनेक्शन है, हम सबके घर में AC कनेक्शन है वैसे। ये मैं इससे कुछ एक बल्ब को जला रहा हूँ, डन। तो अगर मेरा दोस्त मुझसे पूछे कि भाई राहुल तेरे घर में करंट कितना है, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई मेरे घर में तो करंट 0 से 10 एम्पेयर जाता है, फिर ये 0 पहुँचता है, फिर पहले पता है पहले 0 से 10 एम्पेयर पहुँचेगा, फिर अगेन क्या हो जाएगा, 10 एम्पेयर से फिर 0 पहुँचेगा, फिर 0 से -10 तक पहुँच जाएगा, फिर -10 से दोबारा 0 पहुँचेगा। मेरे घर में तो ऐसा करंट आता है, लेकिन ये सुइटेबल थिंग नहीं है, क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने DC करंट पहले पढ़ा था, तो वहाँ पे हम करंट बोलते थे 2 एम्पेयर, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है 2 एम्पेयर। थोड़ी ना ऐसा बताते थे कि -10 से +10 के रेंज में करंट है। तो यहाँ पे एक रेंज में आ रहा है, तो हमें इसका एक सिंगल वैल्यू चाहिए। तो सिंगल वैल्यू निकालने के लिए हमने एक मेथड निकाला, दैट इज RMS वैल्यू। अब याद रखना, जैसे यहाँ पे 2 एम्पेयर करंट था ना, इसका मतलब क्या है, इफेक्टिव करंट है, इतना ही करंट दिखने वाला है। तो सिमिलरली जो RMS वैल्यू जो अभी हम निकालेंगे वो क्या होता है, इफेक्टिव करंट होता है। एक सिंगल डिजिट करंट होता है जो कि हमें सर्किट में फ्लो होते हुए दिखने वाला है, या फिर उसका इफेक्टिव मतलब उसका उतना वर्क करते हुए दिखेगा। तो पहले लिख देते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज आपका IRMS इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, समझ लो ना, सिंगल डिजिट इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन आ AC सर्किट। ये बातें क्लियर है। अब बेसिकली इस RMS वैल्यू को निकालने का हमारे पास दो तरीका है, डन। एक तो होता है हम सिंपली अपना कैलकुलस वगैरह का यूज़ करके निकाल लें, दूसरा होता है हम लोग लैबोरेटरी में निकालें। तो आपके बुक में पहले कैलकुलस का यूज़ दिया है, तो पहले उसको समझते हैं। तो इसके लिए हम बेसिकली करते क्या है, पहले हम एक ग्राफ बना लेते हैं, क्योंकि साइनोसोडियल ग्राफ है, साइन का ग्राफ हमें अच्छे से बनाना आता है। देखा है ना आपने, AC का ग्राफ साइन का ग्राफ बनता है ना, और साइन का ग्राफ आपको मैथ में भी बहुत बढ़िया से बनाया जाता है, मतलब बनाना सिखाते हैं आपको। तो बेसिकली हम भी एक ग्राफ पेपर लेते हैं, उसमें इस साइन के ग्राफ को बनाते हैं, एकदम बहुत ही प्रिसाइसली हम इस ग्राफ को बना लेते हैं, ना, एकदम बहुत ही प्रिसाइसली हम इस ग्राफ को बना लेते हैं। ये आपका पहला मेथड है इसका इफेक्टिव वैल्यू निकालने का। अब देखो, अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो मान लेते हैं कि यहाँ पे 0 करंट था, एक करंट का ग्राफ है, ठीक है, ये आपका करंट और टाइम का, ठीक है। पहले 0 करंट था, फिर यहाँ कुछ मैक्सिमम करंट तक पहुँचा, लेट से कुछ भी I0 मैक्सिमम पहुँचा, ठीक है, I max लिखते चलो, मैक्स I max। फिर दोबारा 0 पहुँचा, फिर नेगेटिव I max में पहुँच गया, फिर दोबारा 0 पहुँच गया। अब इस केस में अगर इसका कोई एक वैल्यू होता, सपोज 5 एम्पेयर, इसका होता -5 एम्पेयर। तो अगर मैं बोलता चलो एवरेज बताओ, तो एवरेज कितना बोलते हैं, आप ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 0, फिर आके आपका +5, फिर आके दोबारा 0, फिर आके दोबारा -5, फिर जाके 0, डिवाइडेड बाई कितने, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन। ऊपर का वैल्यू पूरा 0 होता, 0/5 0 दिखाता, इसका मतलब नो करंट दिखा रहा है। लेकिन हमें पता है करंट ऐसा होने से भी कुछ तो वर्क होता है। तो इसको निकालने के लिए हमने हेल्प लिया कैलकुलस का। तो हमने पहले क्या किया, सपोज ये जो T जो टाइम साइकिल है, यहाँ पे जो लाइन टाइम का T है, पूरा एक साइकिल को, साइनोसोडियल का एक साइकिल बनने के लिए हमें कुछ सम सॉर्ट ऑफ टाइम T लगता है, ये बहुत ही मिली सेकेंड्स में होता है, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल बनने के लिए कुछ T टाइम ऑफ लगता है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने इस ग्राफ को इक्वल हिस्से में काटना शुरू किया। ये जो ग्राफ बना था ना, इस ग्राफ को हमने काटना शुरू किया। ये हमने फर्स्ट टुकड़ा बनाया, डन, ये हमने फर्स्ट टुकड़ा बनाया, इसके बगल में हमने बनाया इसका सेकंड टुकड़ा, ये बातें क्लियर है। फिर हमने इसके बगल में बना दिया ऐसा करके एक थर्ड टुकड़ा, वो भी एकदम इक्वली काटे, ठीक है, इसको एकदम बराबर इक्वल पार्ट में काटे। फिर हमने बना दिया यहाँ पे एक फोर्थ टुकड़ा, इस ग्राफ को ऐसे करके काटते गए हम। फिर हमने बनाया यहाँ पे एक फिफ्थ टुकड़ा, क्या हमें बातें क्लियर है। फिर हमने यहाँ पे बना लिया एक सिक्स्थ टुकड़ा, डन, ऐसे करके हम टुकड़े बनाते गए। फिर हमने इसको इक्वली दोबारा काटा, सेवन्थ टुकड़ा बनाया, ठीक है। अभी और मैं टुकड़े नहीं बनाऊंगा, अभी आप समझ जाना।
तो इस तरह कर करके हमने इस ग्राफ को पूरा ऐसे काट दिया। क्या बात है, क्लियर? इस तरह कर करके हमने इस ग्राफ को पूरा ऐसे इक्वल पार्ट्स में काट दिया। ये बात है क्लियर क्या? इस तरह कर करके पूरे हमने इस ग्राफ को इस तरह इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने काट दिया। डन, इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में हमने काट दिया। अब सपोज हमने इस ग्राफ को, एक काउंटेबल होता है क्योंकि हम ही काट रहे होते हैं, सपोज हमने इस ग्राफ को टोटल 10 हिस्से में काटा। टोटल टाइम इसका t था। फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हम लोग मानते थे कि टोटल टाइम आपका 60 सेकेंड था, 60 सेकेंड था। हमने इस ग्राफ को टोटल 60 पार्ट्स में काट दिया। यहाँ पे कितने इस तरह पार्ट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह कितने पार्ट्स में काटा, 60 पार्ट्स में काटा। तो एक एक पार्ट में टाइम कितना आ रहा है आपका, 1 सेकेंड का टाइम आ रहा है। डन। तो यहाँ पे लिखते हुए चलेंगे, लेट द कंप्लीट साइकिल ऑफ AC is cut in a n पार्ट। कंप्लीट साइकिल, इस पूरा कंप्लीट साइकिल को n पार्ट में काट दिया हमने। जैसे यहाँ पे 60 सेकंड था ना कंप्लीट साइकिल, तो इसको हमने 60 पार्ट में काटा था तो 1 सेकंड आया था। तो हमने इस बार इस पूरे t टाइम साइकिल को कितने n पार्ट्स में काट दिया। तो हमें यहाँ पे जैसे छोटा सा 1 सेकंड मिला था, यहाँ पे भी काटने के बाद यहाँ पे भी कुछ एक छोटा छोटा सेकंड टाइम मिलेगा ना, यहाँ पे भी हमें कुछ t सेकंड जैसा मिलेगा, यहाँ कुछ t मिलेगा, फिर ये ब्लू वाले में कुछ t मिलेगा। क्या बात है, क्लियर है? ये हमें समझ आया। डन। अभी हम क्या निकालते हैं बेसिकली, अभी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है हमें, बाय द वे वो सिंपल है, आपका पावर का फॉर्मूला है। जैसे पावर क्या होता है आपका, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ये बातें क्लियर है क्या? तो क्या हम वर्क निकाल सकते हैं इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम में। एक और चीज़ पावर का एक और फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे वर्क डन को चेंज कर दूँ V इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी, तो पावर का एक और फॉर्मूला V इंटू आई भी बनता है। तो यहाँ पे अगर मैं पावर का इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ V इंटू आई इंटू टी, वर्क V को अगर मैं चेंज कर दूँ I इंटू आर, यहाँ पे एक और I था साथ में एक T, तो वर्क इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिखा जा सकता है क्या? इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसका मतलब यहाँ पे कुछ हीट लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, कुछ वर्क मतलब लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, सॉरी। ओके, अब देखो, तो बेसिकली हम इसको n नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डन। यहाँ पे सब जगह देखो, ये छोटे छोटे पार्ट्स में अलग अलग करंट के वैल्यू है, दिख रहा है, अलग अलग करंट के वैल्यू है। तो लेट इसमें करंट है जाके तुम्हारा I1, इस वाले में है जाके तुम्हारा I2, इसमें है जाके I3, इसमें उसके बाद वाले में I4, ऐसे कर करके कितने n पार्ट्स में काटे हमने। ठीक है, तो लेट अ स्मॉल वर्क dW1 डन बाय स्मॉल करंट I1 एक स्मॉल वर्क करेगा। ठीक है, दैट इज dW1 एक वर्क करने वाला है, स्मॉल वर्क। तो dW1 इज इक्वल टू स्मॉल वर्क, फॉर्मूला I स्क्वायर आर टी। यहाँ पे करंट क्या I1 लिया है हमने, तो I1 स्क्वायर रेजिस्टेंस इंटू टाइम। ये बातें क्लियर है? अभी देखो यार, अगर ऐसा तुम कुछ केस मान लो ना, मेरे पे ऐसा एक बकेट है, इसके अंदर मैंने पानी रखा है, पानी के अंदर मैंने एक AC सप्लाई लिया। ठीक है, एक AC सप्लाई, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टर को लगवा के मैं इस पानी को हीटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है मुझे नोन है, कितना रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पे टोटल टाइम AC का टोटल टाइम वो हमने ऑलरेडी पहले फिगर आउट किया था, टाइम पीरियड वगैरह क्या होगा वो सब हमें नोन है, रेजिस्टेंस भी नोन है। ये जो टोटल टाइम अगर 10 सेकंड था तो डिवाइडेड बाई हमने n पार्ट्स में कर दिया, एक एक साइकिल का भी टाइम हमें नोन है। ये बात क्लियर है? स्मॉल वर्क डन बाई dW इतना होगा। सिमिलरली ये छोटा वाला ए वाला ब्लू वाला पार्ट, ये भी कुछ एक वर्क करेगा, लेट इट बी dW2, ये कितना करेगा I2 स्क्वायर आर टी। सिमिलरली स्मॉल वर्क करेगा, D3 भी कर लेगा, ये भी छोटा एक वर्क करेगा। इसे कहते हैं बेसिकली कैलकुलस का फंडा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली हम ऐड अप करते जाएंगे, कहाँ तक, n नंबर ऑफ पीसेस करे थे ना हमने, n नंबर ऑफ पीसेस, दैट इज स्मॉल वर्क डन बाई n नंबर ऑफ पीस, दैट इज लास्ट वाला पीस कितना होगा, दैट इज I n का स्क्वायर आर टी। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? डन है? तो क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? डन। अब हम चाहते हैं कि हम निकाल लें टोटल वर्क। क्या बात है? सो टोटल वर्क इज इक्वल टू, टोटल वर्क निकालना है तो सारे वर्क को सम करना होगा। ये छोटे छोटे वर्क को सम कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वर्क, दैट इज W। ये सारे छोटे छोटे वर्क को अगर हमने सम अप कर लिया तो, और यहाँ पे अगर देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, I स्क्वायर आर दिख रहा है ना, सब में क्या है आर टी कॉमन है। तो आर टी को अगर हम बाहर निकाल दें तो हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर
प्लस ऐसा करते करते आई एन का स्क्वायर और बाहर में आर इंटू टी। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? ए हुआ टोटल वर्क, सो वर्क इज इक्वल टू I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस ऐसे करते करते आई एन के स्क्वायर इंटू आर। अब देखो ये जो स्मॉल टी है ना, बेसिकली क्या है, ये जो स्मॉल टी मैंने पहले ही बताया था आपको, जो हमने डिवाइड किया था दिस कैपिटल टी अपॉन एन, तो कैपिटल टी अपॉन एन। सो इसको अगर मैं सही से लिख दूँ एक बार सजा के तो कैसा दिख रहा है? दैट इज़ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस आई एन स्क्वायर, यहाँ पे r इंटू टी, यह डिवाइडेड बाई, इसको नीचे लिख देते n। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? डन है। ये हमने कुछ ड्राइव कर लिया। अभी देखो जब मैंने यहाँ पे इस हीटर को रखा था, कुछ टाइम के बाद ये ना पानी को हीटअप कर लेता है, ठीक है, कुछ टाइम के बाद ये पानी को हीटअप कर लेता है, मतलब क्या, कुछ वर्क तो हो रहा है। यहाँ पे जो वर्क आया वो क्या है? इफेक्टिव वर्क, एवरेज वर्क दिया जा रहा है हमें। ये बातें क्लियर है? देयरफॉर इफेक्टिव एवरेज वर्क डन बाय कैसा करंट? ऑल्टरनेटिंग करंट, दैट इज नेगेटिव आई मैक्स टू पॉजिटिव आई मैक्स, दैट इज इफेक्टिव एवरेज वर्क डन बाय नेगेटिव आई मैक्स टू पॉजिटिव आई मैक्स इज, ठीक है, इफेक्टिव वर्क। तो यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? यहाँ पे डन है। यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं? इफेक्टिव वर्क। यहाँ पे इफेक्टिव वर्क में क्या होगा? करंट का वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू होगा, दैट इज़ जो वैल्यू आपका दिखेगा, क्या वो फुल अमाउंट ऑफ दिखेगा? अगर यहाँ पे 5 एम्पेयर ऑफ करंट दिख रहा है, क्या यहाँ पे एवरेज लेंगे तो 5 रहेगा? नहीं, उससे कम होगा, तो लेट इट बी आई। तो क्या मैं इस वर्क को भी लिख सकता हूँ अगेन इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट? तो ए वाला वर्क W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसी वर्क को अगर ए वाला वर्क जो आया, इसी को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव में लिख दूँ तो मैं लिख रहा हूँ आई इफेक्टिव, कितना का वर्क वो कर रहा है, इंटू आर इंटू टी, दैट इज़ कैपिटल टी, सॉरी, क्योंकि पूरा साइकिल में भी कुछ एक इफेक्टिव वर्क कर रहा होगा ना, इज इक्वल टू यहाँ पे I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर अप टू आई एन के स्क्वायर, साथ में R इंटू टी डिवाइडेड बाई कैपिटल N। यहाँ से RT, यहाँ से RT कट गया, तो I इफेक्टिव इज इक्वल टू स्क्वायर उस तरफ जाएगा, रूट में आएगा, दैट इज़ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस आई एन के स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो दिख रहा है ना, इसमें क्या किया हमने? बेसिकली हमने रूट किया है, रूट, उसके बाद क्या है? एवरेज। एवरेज मतलब मीन। किसका मीन? स्क्वायर ऑफ करंट, इसीलिए इसको बोलते हैं। देखो हमने क्या किया? रूट, फिर यहाँ पे टोटल को सम करके डिवाइडेड बाई n, मीन। किसका मीन किया? स्क्वायर वैल्यूज, किसका? करंट। तो देयरफॉर जो आई इफेक्टिव होता है वो क्या होता है? रूट, क्या, फिर मीन, रूट मीन, ठीक है, किसको? स्क्वायर ऑफ करंट। दिख रहा है ना यहाँ पे? रूट लिया, फिर मीन किया, किसको मीन किया? स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। तो इसी को बेसिकली बोल देते हैं हम लोग आई इफेक्टिव इज इक्वल टू IRMS। ये बातें क्लियर है? तो अगर हमारे घर में सप्लाई आ रहा है 0 टू, दैट इज़ अगर हमारे घर में कुछ सप्लाई दिया जा रहा है करंट का -5 टू प्लस 5 एम्पेयर का हमारे घर में कनेक्शन है AC का, डन। तो उसमें से जो इफेक्टिव वैल्यू निकल के आएगा वो कैसा होगा? IRMS होगा। ये बातें क्लियर है? यही है बेसिकली आपका IRMS का फंडा, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इसका मतलब क्या होता है? हमें एक सिंगल डिजिट में वैल्यू निकाल के देता है। अगर हम यहाँ पे एवरेज करेंगे तो हमें एक सिंगल डिजिट में वैल्यू मिलेगा, वही हमें एज ए IRMS हम लेते हैं। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास, हम बैठ के न्यूमेरिकली कर रहे हैं। इसको करने का एक और तरीका है जो कि हम लैब में करते हैं। अब लैब में इसको स्टार्टिंग में इसको बेसिकली लैब में किया गया था, तब यहाँ पे इतना कैलकुलस वगैरह हम नहीं कर रहे थे, साथ ही साथ में कुछ साइंटिस्ट ने किया भी था शायद। तो हम बेसिकली स्टार्टिंग में इसी चीज़ को इफेक्टिव वैल्यू को कैसे निकाला था समझना है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये आपके बुक में नहीं है वैसे, ये लैब वाला पार्ट है, ठीक है, लैब में बैठ के आप कर सकते हो। तो इसमें क्या किया था बेसिकली हमने एक AC सोर्स, कोई भी एक रैंडम AC सोर्स को हमने लिया, कोई भी एक हमने रैंडम AC सोर्स को लिया, इसको हमने इस पानी के अंदर रखा, ठीक है, इसके साथ AC सोर्स कनेक्टेड है, ठीक है, पानी के अंदर रखा। सेम कॉइल था, ये जो कॉइल था इसी को मैं दोबारा यूज़ करूँगा, ठीक है। इसको मैंने एक AC सोर्स से कनेक्ट किया, मैंने पानी के अंदर रखा, तो मैंने देखा कि हाँ ए जगह कुछ टाइम के बाद, ठीक है, क्या कुछ टाइम के बाद, सपोज हाफ एन आवर बाद यहाँ पे वाटर बॉयल हो रहा है।
बॉयल हो रहा है मतलब क्या, 100 डिग्री सेल्सियस रीच हो चुका है, इसका मतलब क्या है, इसने 100 डिग्री सेल्सियस का वर्क कर चुका है, ठीक है। उसको गर्म करने के लिए जो एनर्जी देना होगा उतना एनर्जी दे दिया। ये बात क्लियर है। लैब में तो मैंने कोई एक एसी सर्किट को लगाया, उसको मैंने पानी के अंदर रखा, रखने के बाद हमने देखा हाफ एन आवर बाद वो वाटर बॉयल हो रहा है। ये बातें क्लियर है, हमने ऑब्जर्वेशन ले लिया। अब मैंने क्या किया, यही सेम सर्किट को, ये जो रॉड था ना, इसको मैंने उठा के मैंने इस रॉड को दोबारा एक और बाल्टी में रखा, सेम रॉड है, दोबारा हमने एक और बाल्टी में रखा। अब हम क्या करें, अब हम यहाँ पे बैटरीज लगाएं। ये बातें क्लियर है। पहले हमने एक बैटरी लगवाया, पहले हमने एक 10 वोल्ट का बैटरी लगवाया, लगवाने बाद देखा नहीं ये हाफ एन आवर नहीं 1 आवर बाद अगर 10 वोल्ट ऑफ बैटरी इसमें करंट कंटिन्यूस अप्लाई करता है तो 1 घंटे के बाद ये पानी गर्म होता है। तो हमने बोला अच्छा, तो 10 वोल्ट के बैटरी में नहीं होगा। फिर हमने यहाँ पे 20 वोल्ट ऑफ बैटरी को लगवाया, ठीक है। फिर हमने देखा हाँ 20 वोल्ट बैटरी पे ये बराबर हाफ एन आवर पे वाटर को बॉयल कर देता है ना। इस तरह काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर किया गया था, ठीक है। ऐसे मैंने दो में बोल दिया ऐसा नहीं हुआ था, काफ़ी सारे ट्रायल एंड एरर करे थे। तो हमने देखा हाँ सपोज मानते 20 वोल्ट के बैटरी पे हाफ एन आवर में ये वाटर बॉयल हो गया। तो हमने क्या बोला, हमने बोला अच्छा इसका मतलब है जो इफेक्टिव पोटेंशियल है, इसमें जो इफेक्टिव पोटेंशियल था वो काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन इसमें टोटली इफेक्टिव कितना है 20 वोल्ट का पोटेंशियल, मतलब ये जो एसी सोर्स है हो सकता है कि इसका 30 से 40 इस तरह का कुछ ईएमएफ हो, लेकिन ये काम कितना 20 वोल्ट का कर रहा है। ये वाला रेजिस्टेंस मुझे पता था, ये रेजिस्टेंस मुझे पता था क्योंकि मैंने खुद ही बनाया, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मुझे पता था। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे V इजिकल टू आई आर ओम्स लॉ लगाया, तो I इजिकल टू V अपॉन आर किया, पोटेंशियल 20 वोल्ट लगवाया था, रेजिस्टेंस मुझे पता था मैंने कितना लगाया, तो यहाँ पे मुझे करंट का वैल्यू मिल गया। लेट्स से मुझे 2 एम्पेयर ऑफ करंट का वैल्यू मिल गया, नहीं मुझे 2 एम्पेयर ऑफ करंट का वैल्यू मिला। तो मैंने बोला इसका जो इफेक्टिव करंट है ना, ये जो AC सर्किट है ना, इसका जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज़ 2 एम्पेयर है। मतलब मैंने क्या बोला, इसका जो RMS वैल्यू ऑफ करंट है 2 एम्पेयर है। RMS वैल्यू क्या होता है, आपका इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट होता है AC सर्किट में, और इसको लैब में बेसिकली ऐसे करते हैं हम डन। तो पहले हमें कोई एक AC सप्लाई को एक रजिस्टर में डाल के पानी गर्म करते हैं, उसमें जितना टाइम लगता है हम उसे नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं कंटिन्यूअस, बराबर वही सेम सर्किट से हम ट्रायल एंड एरर करते रहते हैं कंटिन्यूअस, देखते हैं कि कौन सा पोटेंशियल सोर्स पे सेम वही हाफ एन आवर में वाटर बॉयल होता है। जैसे हमें पता चल जाता है कि हाँ उस 20 वोल्ट के बैटरी से हाफ एन आवर में बॉयल होता है वाटर, तो हम बेसिकली सिंपली I इजिकल टू V बाई आर लगाते हैं और वहाँ से 2 एम्पेयर निकाल लेते हैं, और वही होता है बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट की। मतलब ये जो आपका जो आपका AC सोर्स है ना, वो जितना का वर्क करता है सेम वही वर्क 20 वोल्ट ऑफ बैटरी भी या फिर उसी अमाउंट ऑफ 2 अमाउंट ऑफ एम्पेयर करंट भी कर सकता है। ये बात क्लियर है। और आपके बुक में बेसिकली ये वाला डेरिवेशन दिया है IRMS के बारे में, लेकिन बच्चों को काफ़ी डाउट रहता है कि बेसिकली भाई यहाँ से भी हम कैसे निकाल सकते हैं, एक कैसे पॉसिबल है ना। एक तो आप ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाने के बाद हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन लैब में अगर हमें जल्दी रिजल्ट चाहिए तो इसे कर सकते हैं। तुम बताओ जल्दी किस में आएगा, इसमें कि इसमें जल्दी आता है, काफ़ी जल्दी कर सकते हैं। आपने साइन का ग्राफ बनाया, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है, आपने साइन का एक साइकिल बना लिया, बनाने के बाद एक साइकिल में कितना, दैट इज़ एक साइकिल में कितना, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको आप कैसे निकालते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल लो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t नहीं होता है, ठीक है। टाइम पीरियड का एक साइकिल, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, उसको इक्वल पार्ट में काट लो, उसको जूम कर लो, इक्वल पार्ट में काटो, काटने के बाद निकाल लो, इजीली कर सकते हैं। हार्डली करने में 15-20 मिनट लगता है, ये करने में 1-2 दिन लग जाता है, काफ़ी लेंदी है, पहले करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम ऐसे ही ये ड्राइंग को बना लेते हैं, ग्राफ पेपर में इजीली बना लेते हैं, बनाने के बाद इसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं, डन है। तो आई होप आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC क्लियर हो चुका है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जहाँ पे हम रिलेट करेंगे ये जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट है ना, वो कितना पार्ट है। ये जो यहाँ पे जो 5 एम्पेयर दिखा रहा था ना, 5 एम्पेयर का कितना परसेंटेज में है वो, ठीक है। और हम देखेंगे वो लगभग कुछ 70% वैल्यू में आता है, डन है। ये जो 5 एम्पेयर जो टोटल आपको 100% दिख रहा है, उसका कितना परसेंटेज होता है इफेक्टिव वैल्यू, डन। उसको एनी हो फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा होगा, 0.7 के टर्म पे लिखा होगा, वो हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।